जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक पोर्टल खोला जिसमें ये कहा गया कि कश्मीरी पंडित्स की जो प्रॉपर्टीज़ कश्मीर घाटी में है, जो इलीगल कब्जे में है, उन्हें वापस रिस्टोर किया जाएगा। हाँ, वहीं रिसेंटली हाईकोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख ने ये कहा है कि कोई भी माइग्रेंट प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की जाती है बिना रेवेन्यू और रिलीफ मिनिस्टर की परमिशन के साथ, उसे नल एंड वॉइड कंसिडर कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर माइग्रेंट रिमूवल प्रॉपर्टी एक्ट 1997 में, क्योंकि कवानीन यही कहते हैं। मामला हुआ बडगाम का। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने एक ऑर्डर जारी किया जिस ऑर्डर में एक प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए कहा गया। प्रॉपर्टी का पोजीशन था गुलाम रसूल भट्ट के पास, जिन्होंने इस ऑर्डर को, डिप्टी कमिश्नर बडगाम के इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज किया। जो पिटिशनर थे गुलाम रसूल भट्ट, उनका ये कहना था कि जो 7 कनाल 5 मरला ज़मीन उनकी पोजीशन में थी, ओरिजिनली उसके ओनर 2 कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स विलेज रोपोरा और चडूरा में रहने वाले 2 कश्मीरी पंडित थे। नाम उनका मधुसूदन राजदान और अशोक कुमार राजदान था। लेकिन 1989 में ये ज़मीन जो है वो गुलाम रसूल भट्ट ने खरीदी और ख़रीदने के बाद उसके 4 लाख रुपए भी उन्होंने दिए। ये भी मेंशन करते हैं वो कि जो प्रॉपर सेल डीड है उस समय वो एग्जीक्यूट नहीं की जा सकी, लेकिन उसके बाद एक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया गया, 4 लाख रुपए भी दिए गए और उसके बाद गुलाम रसूल भट्ट का ये कहना है कि वो इस प्रॉपर्टी की पोजीशन में आए। लेकिन मामला तब बना जब ये ऑर्डर जारी किया गया और ऑर्डर को जब कोर्ट में कंटेस्ट किया गया। तो आपको बताते हैं कि कोर्ट की जजमेंट में क्या कुछ कहा गया। पहली बात, पिटिशनर ने अपनी पूरी तफसील जो है वो बताई कोर्ट के सामने कि किस तरीके से उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, और बताया कि 23 फरवरी 1998 को जो है एक एग्रीमेंट टू सेल भी पिटिशनर के फेवर में एग्जीक्यूट किया गया। 4 लाख रुपए भी दिए गए, जिसके लिए सेपरेट रिसिप्ट भी एग्जीक्यूट की गई और पावर ऑफ अटॉर्नी भी पिटिशनर के फेवर में एग्जीक्यूट की गई। उसके बाद जाकर उन्होंने जो है लैंड की पोजीशन ली थी। लेकिन उसके साथ ही में देखने को ये मिला कि जो रिस्पोंडेंट हैं, यानी कि जो ओनर्स है लैंड के, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के सामने एक दरख्वास्त डाली। उसमें ये कहा गया कि वो जो उनकी ज़मीन है वो अनऑथराइज्डली ऑक्यूपाइड है। रिस्पोंडेंट अशोक कुमार राजदान का ये कहना था कि उन्होंने एक फाइनेंशियल कमिश्नर के सामने भी इसी तरीके की एलिगेशंस लगाते हुए एक एप्लीकेशन जारी की, जिस एप्लीकेशन दर्ज की, जिस एप्लीकेशन में उन्होंने यही कहा कि उनकी ये जो ज़मीन है ये इलीगली ऑक्यूपाइड है। इसके चलते तहसीलदार चडूरा को भी जब एप्लीकेशन दी गई, इंक्वायरी कंडक्ट की गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, और डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने एक आदेश जारी किया जिसमें इस प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए कह दिया गया। उसके साथ साथ में कोर्ट में ये भी बताया गया कि जो डिप्टी कमिश्नर बडगाम है उन्होंने ये कहा कि इस लैंड की पोजीशन जो है वो तहसीलदार चडूरा को कहा गया कि वो इस लैंड की पोजीशन ले लें। पिटिशनर ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। उनका ये कहना था कि हम जो हैं वो लीगली इस ज़मीन के मालिक हैं। लेकिन कोर्ट में जब बहस हुई तो कोर्ट में ये सब कुछ सामने आया कि पहली बात, पिटिशनर ने ये भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो पिटिशनर की बात सुनते, उन्हें अपनी बात कहने का मौका देते। उन्होंने डायरेक्टली ये ऑर्डर जारी कर दिया। पिटिशनर ने ये भी कहा कि जो ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स हैं उनको लेकर ये कहा कि मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन डायरेक्टली जो है वो ये कंप्लेंट्स जारी की गई हैं। हालांकि एक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया गया था और पैसे भी दिए गए थे। लेकिन इस मामले में, क्योंकि ये माइग्रेंट लैंड का मामला है, कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, और जहां पर रिस्पोंडेंट्स का ये भी कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर, जिस पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद के ऊपर पिटिशनर ये कह रहा है कि ज़मीन उसकी है, रिस्पोंडेंट्स का, यानी कि जो कश्मीरी पंडित थे जिनकी वो ज़मीन थी, उनका ये कहना था कि ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हैं, जिसको लेकर एक एफआईआर भी उन्होंने दर्ज करवाई थी पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में, और वो एफआईआर की कॉपी भी कोर्ट के सामने पेश की गई। जब कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को सुना तो उसके बाद कोर्ट का ये कहना था कि केस का क्रक्स ये है कि जो पिटिशनर है उसने ज़मीन जो है बाय वे ऑफ नोटराइज एग्रीमेंट टू सेल एंड नोटराइज पावर ऑफ अटॉर्नी खरीदी ज़रूर है, और क्योंकि उन्होंने ये मधुसूदन राजदान और अशोक कुमार राजदान से खरीदी है, इससे ये बात तो डिस्प्यूटेड नहीं रहती कि आखिर ज़मीन के असली मालिक कौन थे। असली मालिक थे मधुसूदन राजदान और अशोक कुमार राजदान। उसके बाद ये कहा गया कि ये भी डिस्प्यूट में नहीं है कि मधुसूदन राजदान और अशोक कुमार राजदान जो है ये दोनों माइग्रेंट्स हैं। प्राइमरी कंटेंशन पिटिशनर की ये थी कि वो जिस लैंड की पोजीशन में है उस लैंड का एग्रीमेंट टू सेल उनके पास है, पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास है, रिसिप्ट जो है वो पैसों की वो भी उसके पास है,
जिससे उसका ये कहना है कि मैं अनऑथराइज्ड नहीं हूँ ऑक्यूपेंट इस लैंड के ऊपर, मैंने प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ के साथ ये ज़मीन खरीदी है। लेकिन रिस्पोंडेंट्स का ये कहना था कि जो एक्ट है 1997 का, जो डिस्ट्रेस सेल का एक्ट है, उसमें एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जो बाकी सभी लॉज को ओवरराइड करता है। उसमें ये कहा गया है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर एक्ट ऑफ 1997 में ले डाउन किया गया है, उसी के तहत माइग्रेंट लैंड जो है वो बेची जा सकती है। अगर उसके अलावा कोई भी प्रोसीजर ऑप्ट किया जाता है तो उसे लैंड को बेचा हुआ नहीं माना जाएगा। इस मामले में बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए डिवीजन बेंच ने जो है मंजूर अहमद मीर और एंड अनदर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK के केस का भी नोटिस लिया और ये कहा कि जो सेक्शंस हैं इस एक्ट ऑफ 1997 की, सेक्शन 3, 4 और 5, सेक्शन 3 ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक माइग्रेंट की है वो तब तक एलियनेट नहीं की जा सकती जब तक प्रायर परमिशन रेवेन्यू या रिलीफ मिनिस्टर की ना हो, चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे दोनों पार्टीज एग्री कर रही हों, लेकिन तब भी रेवेन्यू और रिलीफ मिनिस्टर की परमिशन ज़रूरी होती है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो माइग्रेंट्स की है उसे एलियनेट करना है तो। दूसरी बात जो मेंशन की गई, ये भी कहा गया कि इसमें एक जो सेट ऑफ रूल्स फ्रेम किए गए हैं इस एक्ट ऑफ 1977 में, इसमें प्रोसीजर ले डाउन किया है कि अगर माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी को एलियनेट करना है तो क्या कुछ फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता तो 30 दिन के अंदर अंदर जो माइग्रेंट प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंट्रोल जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर हो जाता है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की और प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। साथ में ये भी कहा गया कि इसी एक्ट के अंदर बताया गया है कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कब्जे में है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर कोई कंप्लेंट आती है इस प्रॉपर्टी को लेकर, तो रेवेन्यू और रिलीफ मिनिस्टर की जब तक उनकी सहमति ना हो, उनकी परमिशन ना हो, तब तक बेचा तो जा नहीं सकता प्रॉपर्टी को। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कस्टोडियन होता है इस तरीके की प्रॉपर्टी का। ये सारी बातें जो हैं इसमें मेंशन की गई। इसको लेकर फाइनली जो जजमेंट दी गई उसमें ये कह दिया गया कि जो प्रॉपर्टी है ये पिटिशन को एक तो डिसमिस कर दिया गया और ये कहा गया कि क्योंकि इस एक्ट के तहत प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, इस वजह से जो ओनरशिप है इस ज़मीन की, वो जो इसके ओरिजिनल ओनर्स हैं वो उनकी मानी जाती है। जो कंटेंशन थी पिटिशनर की कि उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई सुनने की, वो माना नहीं जा सकता। ऑर्डर क्लियरली ये स्टेट करता है कि बात जो है वो पिटिशनर्स की भी सुनी गई थी, लेकिन क्योंकि कानून ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कस्टोडियन है इसको लेकर, और साथ में क्योंकि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया है उसे वैलिड माना जाएगा। और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेकर ये भी कहा गया कि वो अपने ओन मोशन में भी अगर इविक्शन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाहता है तो वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और वो ये फैसला ले सकता है कि वो ऐसी कोई भी ज़मीन जो माइग्रेंट्स की है, अगर उसके पास उसके ऊपर इलीगल कब्जा किया गया हुआ है या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो वो उसमें इविक्शन के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर सकते हैं। इसको लेकर आखिर में कह दिया गया कि इन सभी रीजंस की वजह से इस केस में कोई मेरिट नहीं माना जाता और इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाता है। इंटरिम ऑर्डर अगर इसमें कोई है तो उसे भी वेकेट कर दिया जाता है। साफ तौर पर यह कि कश्मीरी पंडित्स की प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो जम्मू कश्मीर की सरकार भी कह रही है कि इन प्रॉपर्टीज़ को वापस कश्मीरी पंडित्स को रिस्टोर किया जाएगा। आज हाईकोर्ट की जो जजमेंट आई है ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे एक रास्ता जो है वो पेव किया गया है कि ऐसी जितनी भी ज़मीनें कश्मीर घाटी में है जिसके ओरिजिनल ओनर्स कश्मीरी पंडित्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, अगर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस एक्ट जो है उसमें जो प्रोसीजर ले डाउन किया गया है उसके ऐन मुताबिक नहीं बेची गई और किसी प्रोसेस के तहत बेची गई है तो उसे वैलिड नहीं माना जा सकता। इस पर डिस्कस करेंगे, कैसे देखते हैं इस आज जजमेंट को। पहली बात तो ये कि इसमें डिप्टी कमिश्नर ने सेक्शन 4(1) जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट 1997 को एनफोर्स किया है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक्ट बेसिकली जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की प्रिवेंशन के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ की प्रोटेक्शन के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए है। तो मामला किसी भी
कानून के तहत जो है इसमें हुआ बेसिकली क्या है, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। हालांकि सिंगल बेंच की जजमेंट है जो अभी तक, क्योंकि इसमें सिंगल बेंच की जजमेंट है, ये मामला हो सकता है कल डिवीजन बेंच में चैलेंज हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अक्सर ये होता है कि अगर आप सिंगल बेंच के पास जाते हैं, वहां से आप इस मामले को लेकर डिवीजन बेंच में जा सकते हैं। क्या कारण है, क्यों जाएगा डिवीजन बेंच में, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये 7 कनाल 5 मरला लैंड सर्वे नंबर 419, ये रोपुरा नामथल चाडूरा तहसील बडगाम की ज़मीन है। ज़मीन मधुसूदन राजदान और अशोक कुमार राजदान के नाम पर है। 1989 की बात की जाती है कि 1989 में जो पेटिशनर है गुलाम रसूल बट, ये पेटिशनर क्या करता है, ये ज़मीन खरीदता है। इस पे उसकी प्ली के मुताबिक, पेटिशनर की प्ली के मुताबिक वो कहता है कि जी मैंने 1999 में ये ज़मीन खरीदी, और 1999 में ज़मीन खरीदने के बाद पोजीशन भी ले लिया। उसके बाद ये कहता है कि प्रॉपर सेल डीड नहीं हुई हमारी, प्रॉपर सेल डीड नहीं हुई हमारी। उसके बाद वो कहता है कि 23 फरवरी 1998 मधुसूदन राजदान और अशोक कुमार राजदान एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। किसके फेवर में, गुलाम रसूल भट्ट के फेवर में। पेटिशनर ने यह भी कहा कि जी मैंने 4 लाख रुपया जो है मालिकों को दे दिया, और उसके बाद यह भी कहा गया कि मधुसूदन राजदान और अशोक राजदान ने पावर ऑफ अटॉर्नी पेटिशनर के हक में 23 फरवरी 1998 को वो भी एग्जीक्यूट की। पेटिशनर कहता है कि इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर ज़मीन के ऊपर कब्जा उसका है। उसके बाद 1998 में ये सारा होता है, और जब हम 1998 को याद करते हैं तो आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फुल मेजॉरिटी वाली सरकार थी, और जैसा मैंने आपको बोला कि उससे 1 साल पहले जम्मू कश्मीर इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल एक्ट 1997 इन्वोक हो चुका था। आई कैन रीड इट, आई एम नॉट अ लॉयर, आई कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम दिस पेटिशन ओनली, कि जब डिस्ट्रेस सेल एक्ट आया, उस डिस्ट्रेस सेल एक्ट के आने के बाद 1998 में जाकर एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। कौन? एग्रीमेंट टू सेल होता है। यानी जब तक डिस्ट्रेस सेल एक्ट नहीं आया था, जब तक प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट नहीं आया था, जब तक ये कानून नहीं बना था, तब तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर गुलाम रसूल भट्ट का कब्जा था। लेकिन गुलाम रसूल भट्ट के पास ऑफिशियल कागज कोई भी नहीं था। तो यानी साफ तौर पर ये खुद कहते हैं कि मैंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद मैंने इन्होंने कहा कि मैंने पोजीशन ले लिया, लेकिन प्रॉपर सेल डीड नहीं हुई। प्रॉपर सेल डीड नहीं हुई। आपने प्रॉपर सेल डीड कब की? जब आपको पता चला कि माइग्रेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस सेल एक्ट आ चुका है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, 4 लाख रुपया उन्होंने 1998 में दिया, लेकिन उसके बाद मधुसूदन राजदान और अशोक कुमार राजदान भी 9/7/2014 को डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के पास जाते हैं और कहते हैं जी मेरी ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्जा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद अशोक कुमार राजदान ने यह भी वहां पर बात बोली कि मैंने इसी तरह की एक और एप्लीकेशन जिसमें यही सारी बातें मैंने करी हुई हैं फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के पास। ये भी कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज्ड है। अच्छा, 1/4/2013 को उन्होंने कही। उसके बाद बहुत सारे ऑफिसर्स जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनको कहा गया इंक्वायरी करो। अच्छा, इंक्वायरी हुई और अल्टीमेटली तहसीलदार चाडूरा ने लैंड जो है अटैच किया और उसको सुपुर्दनामे में डाल दिया। पेटिशन ने इसी के अगेंस्ट जो है रिट पेटिशन 131/2015 जिसको कोर्ट ने 2/2/2015 को डिस्पोज ऑफ किया था, जिसमें तहसीलदार का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड किया गया था। सेटिसाइड करते वक्त उन्होंने ये कहा था, डिप्टी कमिश्नर बडगाम को ये डायरेक्ट किया था कि जो पोजीशन है ज़मीन का उस पर फैसला कौन करेंगे? डिप्टी कमिश्नर बडगाम। अब मामला यहाँ पर ये है कि ये जो आज हाईकोर्ट के सिंगल बेंच की जजमेंट आई है, बड़ी सिग्निफिकेंट जजमेंट है। मुझे बाकी किसी केसेस का तो नहीं पता, लेकिन एक पत्रकार, एक बड़े सीनियर पत्रकार, मेरे बुजुर्ग भी, मेरे गुरु भी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी ज़मीन भी एक जगह, उनकी ज़मीन पर भी पुलवामा में कब्जा था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी गुहार लगाई, पीडीपी कांग्रेस की सरकार में भी गुहार लगाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार में भी गुहार लगाई, और बीजेपी पीडीपी की सरकार में भी उन्होंने बहुत बार सरकार को ये बोला कि मेरी ज़मीन है
उस पर जबरी कब्जा हुआ है, आप उस जमीन को खाली करवाइए। लेकिन वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। दूसरी बात ये कि अब जरा सोचिए उस मामले में भी क्या हुआ है। और इसी तरीके से आपको ठीक तरीके से याद होगा पल्लवी जी कि हमारी एक कलीग को लेकर हम जब उसके गांव गए तो हमने क्या देखा, जो उसका मकान है उसके मकान में तो क्या कहते हैं, गाय बैल बकरियां जो है रखी गई हैं। बहुत सारी जगहों पर जो ज़मीन बेची गई है वो प्रॉपर कागजात उसके बने हैं, सेल डीड हुई है, उसके सारे कागजात जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो मामले भी घाटी में हैं जहां पर जबरन कब्जे किए गए हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और अब हाई कोर्ट की ये सिंगल बेंच की जजमेंट आई है। हालांकि अभी भी जैसे मैंने आपको कहा ये कल डिवीजन बेंच में चैलेंज हो सकती है और चैलेंज के बाद जो डिवीजन बेंच कहेगा हमें उसके अनुसार बात करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल सिंगल जज की जो जजमेंट आई है ये साफ तौर पर जजमेंट ये दर्शाती है कि सरकार ने जो कदम उठाया है माइग्रेंट प्रॉपर्टीज़ को रिस्टोर करने का कदम तो सही है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कश्मीर घाटी में खासकर इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जिस समय आप इस माइग्रेंट डिस्ट्रेस सेल एक्ट को इन्वोक करते हैं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर तरीके से ज़मीन बेची गई, प्रॉपर तरीके से ज़मीन खरीदी गई, ठीक है। लेकिन अब लोगों को चूंकि एक मौका मिला है तो उन्हें लगता है कि ये एक रूट हम ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा मेजॉरिटी लोग जेन्युइन होंगे लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। घाटी के अंदर इसके कारण कोई, जैसे अभी ये जजमेंट आई है ये तो बड़ी साफ सी जजमेंट है। इस जजमेंट में क्लियरली बता दिया गया कि क्या मामला है और कैसे मामला है। इसमें जो है डिप्टी कमिश्नर बडगाम अब फर्दर प्रोसीड करेंगे और जो कुछ उनको कोर्ट ने कहा है वो करेंगे, या हो सकता है डिवीजन बेंच में चैलेंज हो, फिर डिवीजन बेंच क्या कहेगा वो सारी चीज़ें। लेकिन ये एक रियलिटी है कि कश्मीर में माइग्रेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके ऊपर कब्जे हुए हैं और माइग्रेंट प्रॉपर्टीज़ को उन कब्जों से छुड़वाने का जो काम सरकार ने शुरू किया है उस काम में सरकार को थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है और उन्हीं माइग्रेंट प्रॉपर्टीज़ को लेकर सरकार प्रोसीड करनी चाहिए जिसमें सरकार कंफर्म्ड है कि इन प्रॉपर्टीज़ पर वाकई जबरी कब्जे हुए हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दें, आई विल अपोलोजाइज अगर मैंने गलती से एक्ट 1977 कह दिया हो, इट इज़ 1997 एक्चुअली, तो उस एरर के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। उसके साथ साथ में ये भी बताएं कि ये जो जजमेंट आई है इस जजमेंट के आने के बाद इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। पहली चीज़ जो इंटरप्रेट की जा रही है ये कि ये फ्लड गेट्स खोल देगा ताकि ऑलरेडी ये एक्ट जो है, एक्ट तो एग्जिस्ट कर ही रहा था और जो सेक्शंस भी जिनका इस्तेमाल किया गया है जजमेंट में और बताया गया है डिटेल में, ये कोई नई जो सेक्शंस हैं वो ऐड नहीं की गई हैं। ऑलरेडी जब से ये एक्ट बना है तब से ये सेक्शंस इसी जजमेंट का पार्ट है, इसी एक्ट का पार्ट है। लेकिन इसके साथ ही में अहमद अली फयाज एक सीनियर पत्रकार हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो रीसेंट जजमेंट है उससे ये साफ होता है कि सभी सेल डीड्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स जिनका इस्तेमाल करके कश्मीरी मुस्लिम्स ने या अन्य लोगों ने कश्मीर घाटी में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स की खरीदी हैं या अन्य माइग्रेंट्स की खरीदी हैं बिना प्रायर परमिशन के फॉर एलियनेशन फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और एडवाइजर टू गवर्नर हैविंग रेवेन्यू मिनिस्टर्स पावर इन गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स रूल, और जिन्होंने डिस्ट्रेस से लॉ जो 1997 का उसमें प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, उन सभी को इनवैलिड माना जाएगा। जितने भी बायर्स हैं ऐसी लैंड के और ऑक्यूपेंट्स हैं जो इस ऐसी लैंड के, उन्हें अनऑथराइज माना जाएगा और उन्हें उन प्रॉपर्टीज से डिस्पोजेस किया जा सकता है, यानी कि उन्हें उन प्रॉपर्टीज से हटाया जा सकता है। साफ तौर पर ये कि ये एक इंडिविजुअल केस में तो जजमेंट आई है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो फार रीचिंग होंगे और वो इम्पैक्ट्स इस तरीके से कि अगर किसी केस में, जैसे कि इस केस में कहा जा रहा था कि हुआ कि सेल डीड एग्जीक्यूट भी की गई हो, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट भी किया गया हो, जो एक ज़मीन खरीदने के बाद जो पैसे हैं वो भी दिए गए हों, लेकिन जब तक प्रायर परमिशन रिलीफ मिनिस्टर की या रेवेन्यू मिनिस्टर की नहीं होगी तो उस पूरे प्रोसेस को जो है नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा और जो व्यक्ति उस लैंड की पोजीशन में होगा उसे अनऑथराइज्ड जो है वो माना जाएगा।